गांधी सर से रिक्वेस्ट रहेगा, आप कुछ मार्गदर्शन दे दें। देखिए, कानूनन तो अगर कमीशन ठीक से काम करे, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। कमीशन के यहाँ से आपको ये दबाव डालना चाहिए कि 2 या 3 महीने के अंदर कमीशन से निपटारा होना चाहिए। वो होगा तब तक आरटीआई टिकेगा, वो नहीं होगा तो और हम कितना भी हम आपको बता दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको ये सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जनता में, अगर कर सकते हैं तो। मेरे पास कोई रास्ता है कि आयोग ने अगर 2 या 3 महीने के अंदर निर्णय नहीं दिए तो आयोग की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। आपके मीडिया को सब जगह लगना चाहिए कि जैसे अगर आपके मुख्यमंत्री नहीं होते तो आप आवाज उठाते हैं, से आपको आवाज उठानी चाहिए। थैंक यू सर। यहाँ पे मोहम्मद सादिक हैं, जिन्होंने काफी प्रश्न चैट बॉक्स में किए हुए हैं। तो क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न हैं तो हम चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें। मोहम्मद सादिक जी सुन पा रहे हैं क्या? बिटकॉइन के बाद जो तो ईथर है, मोहम्मद सादिक जी सुन पा रहे हैं क्या? आपने चैट बॉक्स में बहुत प्रश्न डाले हैं, आप अपने कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे यदि क्योंकि आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। जी नमस्कार। नमस्कार भाई। धीरेन्द्र पांडे जी बताइए। जी सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं आप लोगों के सभी को। जी आप लोगों के माध्यम से, आरटीआई ग्रुप के माध्यम से सबसे पहले मैं श्री राहुल सिंह को धन्यवाद करता हूं कि 2013-14 संयुक्त संचालक विभाग की हड़तालता के ऊपर भले ही आरटीआई का एक की जानकारी दी हो लेकिन मिल गई। दूसरी हमारी शिकायत है, हेलो, दूसरी हमारी सुन पा रहे हैं, आप बताइए। दूसरी हमारी शिकायत है कि हमें एक प्रोफार्मा भेजा गया राज्य सूचना आयुक्त द्वारा और हमें मालूम नहीं था कि ये आदिम जाति कल्याण विभाग का है कि पीडब्ल्यूडी का है। तो हम जो रिकॉर्ड मांगे गए हमसे तो हम पीडब्ल्यूडी के लगा के भेज दिए। हालांकि 4 तारीख को फैसला हुआ, 2 तारीख को हमारे रिकॉर्ड पहुंच गए, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी के पहुंच गए। जो प्रोफार्मा मिला उसमें ये नाम ही नहीं था किसी का। तो उत्तर दिया, लेकिन दूसरे विभाग के नाम से हमने उत्तर दिया, तो उसका क्या करना पड़ेगा। 27/11/20 को हमने भेजा था पत्र व्यवहार के द्वारा और वहां 2/12 को मिल गया पत्र। तो हम राहुल जी से निवेदन करना चाहते हैं कि इसमें क्या होगा। और उसमें फैसला कर दिया गया कि हमारा कागजात नहीं मिला आदिम जाति कल्याण विभाग का, और जबकि प्रोफार्मे के ऊपर कोई नहीं नाम लिखा था कि किस विभाग से भेजा के कागज की जानकारी देनी। आपको सूचना आयोग द्वारा कागज भेजा गया था? जी सूचना आयोग द्वारा कागज भेजा गया था आपको? जी हाँ, सूचना आयोग द्वारा कागज भेजा गया था कि 4 तारीख को। उसमें आपका अपील नंबर लिखा होगा? जी हाँ लिखा है। तो आप अपने अपील नंबर से आप अपने जो आपने लेकिन उसके पूर्व में हमें कोई कागज नहीं आए थे, अपील नंबर हमें मालूम नहीं था। आप अपील नंबर की जानकारी कभी भी आप ले सकते हैं, सूचना आयोग के नंबर पर फोन करके, फोन पे ही जानकारी मिल जाती है। जी। तो ये जो 4 तारीख को फैसला कर दिया गया है कि हमारे रिकॉर्ड न पहुंचने के कारण, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? नहीं, जो फैसला कर दिया है तो फिर उसके लिए तो मैं अपने फैसले पर तो मतलब इन्हें उसको मैं क्या करूँ। आपने अगर गलत जवाब दिया है धीरेन्द्र पांडे जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको ये अच्छी तरह से सब मालूम है। अब मैं बिल्कुल थाली लगा करके आपको देते जा रहा हूँ कि आप अपने ये उसके बाद भी आप गलत कर रहे हो। बोलो कि मैंने तो ये नहीं मांगा था, मैंने ये मांगा था, आपने ये सब कर दिया, बताइए मैंने तो खा लिया। जी हम बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। आपके सहयोग से 13, अब सोचिए 13-14 की फाइल 3 भलाई एक प्रश्न का उत्तर दिए हूँ, लेकिन आपके द्वारा ले ली गई तो हमें संतुष्ट है, जबकि हम तो भूल गए थे राज्य सूचना आयुक्त को। मेरा ये कहना है कि वो उसमें आप बताइए, अगर मेरा फैसला हो चुका है, आपने उसमें जवाब
जो भी जवाब दिया होगा उसी के आधार पर मैंने फैसला लिया होगा। नहीं, हम लगा के हम ये चाहते हैं कि हम एक आवेदन और दे दें और इसको लगा दें, इसमें आप कहीं अपना पार्टी का नाम नहीं है। आप दूसरा एक और आरटीआई फाइल कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। ऐसा है। हाँ, क्योंकि अगर आपको खुद ही नहीं मालूम, और धीरेन्द्र पांडे जी दूसरा एक और मेरा अनुरोध है, आरटीआई उतनी ही फाइल करिए जितना मैनेज कर सके। जी, लेफ्ट सेंटर आरटीआई फाइल करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप करेंगे और अगर आप करना चाहते हैं, मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं है, आप महीने की 100 आरटीआई फाइल करिए, लेकिन उनको आरटीआई का रिकॉर्ड रखिए। ये अपेक्षा मत करिए कि उसमें मैं वो भी आपको सुविधा दे रहा हूँ कि आप फोन करेंगे, आपको आरटीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर पर आपको आपकी फाइल की जानकारी मिल जाएगी। जी, जी, लेकिन जी। आपको अपने भी रिकॉर्ड, आपको खुद भी मालूम होना चाहिए आप क्या मांग रहे हैं। नहीं सर, हम 2013-14 के रिकॉर्ड रखे थे। हाँ, रिकॉर्ड तो हम बिल्कुल मेंटेन रखते हैं, लेकिन हो गया धोखे से हम कार्यपालन ये यंत्र कॉमन चीज है धीरेन्द्र पांडे जी, ये एक्चुअली ये कॉमन है, कई बार मतलब ये अक्सर हो जाता है। जो लोग काफी ज्यादा आरटीआई लगाते हैं उनके साथ ये अक्सर होता है। वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि किस चीज में किसका जवाब आया। कई बार तो एक ही कार्यालय के 2-3 जवाब आ जाते हैं उनके पास, तो वो ये भूल जाते हैं ये कौन से आरटीआई का जवाब दे रहे हैं। जी, जी, जी। तो स्पेसिफिक अगर मांगेंगे, और दूसरा कई लोगों की ये भी वो रहती है कि एक ही सब्जेक्ट से अब उनको एक जानकारी नहीं मिली, तो उसी सब्जेक्ट पर उन्होंने दोबारा फिर लगा दिया उसी से मिलते जुलते इस पर, तो उसमें और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जी, जी, जी। उसको एक बार अगर आपने आरटीआई लगा दी है तो उसको बिल्कुल कंक्लूजन तक ले जाएं आप। जी। क्योंकि मेरे पास कई अपीलें ऐसी होती हैं जो मैं देखता हूँ तो 4-4 फाइल और एक ही आरटीआई एप्लीकेशन, जी। उसमें इंफॉर्मेशन भी एक जैसी मांगी गई है, उसमें लेकिन हम भी हैं सर। हाँ। तो वो तो फिर होता ये है कि हम एक ही इंफॉर्मेशन के लिए 4 जगह सजा नहीं दे सकते ना, तो एक बाकी फाइलें उसको हमको अच्छा, उसमें क्या होता है आप देखिए कि संसाधन मेरे पास एक लड़का है एंट्री करने वाला, अब वो एक फाइल आ जाएगी धीरेन्द्र पांडे जी के नाम से और एक ही आवेदन की 4 फाइल आ जाएंगी, तो उसका आधा घंटा उसी में खर्च हो गया उन 4 फाइलों की एंट्री में। जी। तो उसको थोड़ा सा उसको समझते हुए आप थोड़ा सा सजग होकर के करें, आरटीआई फाइल करें, उसका यूज करें। चलिए ठीक है, दोबारा के लिए हम तैयार रहेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार। जी, एक जीवन कुमार जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो किस किस भाषा में आरटीआई लगा सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये तो बहुत क्लियर है, एविडेंट है कि इसमें जितनी हमारी भाषाएं हैं संविधान में चिन्हित भाषाएं हैं, उन सभी में आप आरटीआई लगा सकते हैं नहीं, और उसमें सरकारों को स्वीकार करना चाहिए। जी गांधी सर, इसमें इनका क्वेश्चन आया है आपके चैट बॉक्स में, इसलिए हमने रेज किया है। देखिए, राज्य सरकार में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अंग्रेजी, हिंदी या उस की भाषा में आपको अप्लाई करना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में तमिल भाषा में अप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा, कोई आपको जवाब नहीं मिलेगा। जी जी बिल्कुल, अपना भी यही मतलब कहना था कि बेसिकली जो भाषाएं हमारे संविधान में है उस स्टेट के लिए, तो अपन उस स्टेट में उस भाषा में कर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पे अपन उपयोग कर सकते हैं हर स्टेट में, क्योंकि ये तो चलती है। मेरा एक निवेदन है सर से। हाँ सत्यन जी बिल्कुल पूछिए। हाँ। राहुल सर से मेरा एक निवेदन ये है कि एक तो ग्वालियर चंबल संभाग के आयुक्त हैं डीपी हरिवार जी, वो नंबर 1 के चोर और भ्रष्ट हैं। वो न्याय ये सब सुनिए सत्यन जी, अपन क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो करके अपन बात करें। अपन किसी भी व्यक्ति को अपन ऐसे चाहे वो सूचना आयुक्त हो या कुछ भी हो, अपन ये सब बात नहीं कर सकते हैं। अपन मुद्दे की बात करें, ये तो अपन प्रोटेस्ट का है तो आप अपने माध्यम से या जहां भी आपको करना है वो करें, लेकिन अपन ऐसे फोरम में इस तरह की बात नहीं उपयोग करेंगे। दूसरी एक चीज और जनरल प्रोसेस कि मेरे द्वारा जो आरटीआई के लगाए जाते हैं सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें एक ही तहसील कार्यालय में, जैसे मैंने पीएम किसान योजना का मैंने पूछा कि इस व्यक्ति को लाभ दिया गया तो किस जमीन पर दिया गया, तो वहां से एसडीएम कार्यालय से मुझे पत्र आता है, उसमें लिख दिया जाता है कि ये धारा 11 के अंतर्गत आपको जानकारी नहीं दी जा सकती, ये आपके तृतीय पक्ष से जुड़ी हुई है। हर जानकारी में वो यही चीज लिख के दे रहे हैं। और अपील में भी सेम यही बात होती है। और राज्य सूचना आयोग में जब मैं जाता हूँ द्वितीय अपील में, तो द्वितीय अपील में आयुक्त महोदय ये बोल देते हैं कि आपको जानकारी नहीं मिल सकती, ये तो व्यक्तिगत जानकारी है, तृतीय पक्ष से जुड़ी हुई है।
उस स्थिति में क्या करना चाहिए? माननीय राहुल सर जी जवाब दें। तो मैं आपके जो शुरुआत आपने की श्री अहिरवार जी को जो संबोधन आपने किया उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और ऐसे किसी के अगेंस्ट और खास तौर से उस व्यक्ति जो व्यक्ति नहीं है उसके एब्सेंस में कोई भी आरोप कभी नहीं लगना चाहिए। उनके सामने लगा ले भले, लेकिन और बिना किसी आधार के ये कहना बहुत आसान होता है, तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। नहीं, उसके लिए सर मैं व्यक्तिगत माफी मांगता हूं। मैंने ये बात चूंकि आयोग में जिस समय गया था, जिस समय मेरा फैसला हुआ था, मैंने उस समय वहां ठोक के कहा था। ठीक है, लेकिन मैं जिस भी चीज में लगाता हूँ वो धारा 11 का दे देते हैं कि व्यक्तिगत मामला है, और वहां भी दोनों पक्षों को नहीं बुलाया जाता, एक ही हियरिंग में और डिसीजन कर देते हैं वो। मेरे सामने अगर कोई ऐसे कुछ कहेगा तो मैं तो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस कर दूंगा, अगर मेरे सामने अगर ऐसे कोई आकर के बोलेगा मुझे तो। सर जय हिंद। क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। दूसरा जो आपका विषय है, अगर आयोग में ये चीज फैसला आपके विरुद्ध आ गया है और आपको लगता है कि आपने जो जानकारी मांगी थी वो उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपकी जानकारी बिल्कुल कानून सम्मत है और वो मिलनी चाहिए, तो आप हमेशा सत्येंद्र सिंह जी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। आयोग के ऊपर हाई कोर्ट भी है और हाई कोर्ट को लगेगा कि आपने सही जानकारी मांगी थी और गलत ढंग से निराकरण हुआ है। उसमें कुछ चीजें लीजिएगा कि धारा 81J अगर लगाया गया है तो धारा 11 के तहत क्या वो थर्ड पार्टी को नोटिस इशू हुए थे या नहीं किया, तो वो एक मेन पॉइंट है। अंदर उनको थर्ड पार्टी को लिख करके लिखित में उनको देना होगा और थर्ड पार्टी से कंसेंट वो राइटिंग में होगा। पहली चीज तो ये कि जो पीआईओ लिखेगा थर्ड पार्टी को वो राइटिंग में होगा, और दूसरी चीज ये कि जो थर्ड पार्टी जो अपना हाँ या ना बोलेगा जानकारी देने के संबंध में, वो ओरली भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। वो जरूरी नहीं कि राइटिंग में, लेकिन पहला कम्युनिकेशन राइटिंग में होना जरूरी है, वो भी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में होना जरूरी है, और उसमें उसके बाद भी पीआईओ को डिसाइड करना है। दूसरा जो जानकारी श्री शैलेश गांधी जी हमेशा इसमें जो प्रोविजो है इसमें इसका उल्लेख करते हैं कि जो जानकारी विधानसभा या संसद को दी जा सकती है, उनको नहीं रोकी जा सकती है, वो जानकारी प्रोवाइड की जाएगी 81J के तहत, अगर वो 81J भी एप्लीकेबल हो रहा है तो उसमें तो ये वो एक क्राइटेरिया है, उसको वो मापदंड है, तो आप वो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपके इसमें फुलफिल हो रही हैं और तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आयोग ने फैसला दे दिया है तो उसको फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जी सर, धन्यवाद। सर से एक सवाल है सर। हाँ चंद्र कुमार जी बताएं। मेरा जिस सवाल है कि मैंने एक 23 जनवरी को और वो लेटर पहुंचा उस विभाग में जनवरी को लेटर था, आवेदन था कि मुझे बाद 5 फरवरी को मुझे लेटर आया 2500 रुपए जमा कर दीजिए और आप अपनी जानकारी ले। उसमें कोई आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है चंद्र कुमार दुबे जी, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप नेटवर्क क्षेत्र में पहले आ जाइए, फिर अपनी बात रखिए चंद्र कुमार जी, ठीक है, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ पा रही है। अब अपन अगले हेलो। हाँ हेलो, आवाज सुनाई दे रही सर? हाँ अभी थोड़ा सा ठीक है, बताइए। मैंने सड़क के निरीक्षण के लिए एक लेटर भेजा था। नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है।
सॉरी, आप थोड़ा सा नेटवर्क क्षेत्र में आ जाइए, प्रॉब्लम हो रहा है जी। हेलो, हाँ जी, पूछें कौन आप? हेलो, नहीं, चंद्र कुमार जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है हेलो। आपको। हाँ, संदीप कौशिक हरियाणा। हाँ, बोलिए संदीप कौशिक जी। हाँ सर, मैं ये जानना चाह पहले रहा था तो सर। पहले तो आप बैठ जाइए, है ना। लेट बैठे हैं करके सर, पहली बात तो आप लोग बैठे हैं थोड़ा सर, बैठे डिसिप्लिन हैं। सीखिए। देखिए, यहाँ पे इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके बीच में जुड़े रहते हैं और आप लोग कोई लेटे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा मतलब इन चीजों का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिए, ठीक है ना। सॉरी चलिए सर, पूछिए। सॉरी सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था सर कि क्या थर्ड पार्टी से संबंधित जब सूचना से मना कर देते हैं, क्या सब सर सूचना के अधिकार के तहत ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो थर्ड पार्टी से का बहाना बना देते हैं? और सर कई बार तो धमकियां भी मिलती है सर आरटीआई कार्यकर्ता है वो सर। इसके लिए अगर कोई धारा हो तो बताइए, जिसको कि सर वो मानसिक टार्चर भी होता है और परेशान होकर उसको अधूरा छोड़ देता है सर। सबसे पहले जो धमकी वाली बात है, अगर आरटीआई किसी आरटीआई में ऑलरेडी पहले भी हमने इसमें जानकारी दी हुई, आप शिवानंद द्विवेदी जी से संपर्क करके वो जो है सेंटर से जारी हुए थे सभी सेक्रेटरीज को, उसमें कहा गया था कि कंप्लेंट है उसको सुरक्षा। हेलो हेलो, ये आप लोग ललित कुमार के माइक से कहीं आवाज आ रही थी। ललित कुमार जी, अपना आप म्यूट तो करके उसमें रखें। कहा गया था कि ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ था, उस नोटिफिकेशन की आप कॉपी ले सकते हैं। और आपको ये मालूम ना चाहिए संदीप कौशिक जी, किसी को भी धमकी देना वैसे भी आईपीसी में क्राइम है ना। जी सर। तो उसके लिए अगर आपका कोई दूसरा मैटर है तो भी आप उसमें पुलिस कर सकते हैं। नहीं सर, वो आरटीआई बार बार मांगने से सर ये प्रॉब्लम आ रही है। वो बार बार कहते हैं कि आप हमारे को तंग करते हो सर, वो सही जानकारी देते नहीं है सर। मतलब मैंने आपको बोला ना, आरटीआई मांगने से आपको धमकी दे रहे हैं तो आपको मैंने बताया कि उसमें जी कंप्लेन कर सकते हैं। जी तो आप सूचना आयोग में भी उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और जी जी नोटिफिकेशन जो है ऑलरेडी जो जारी है उसके तहत उसमें कार्रवाई के लिए आप बोल सकते हैं। सेंटर से भी नोटिफिकेशन इसमें जारी है। और जी जी जी। हेलो हेलो, ऋषिकेश समय मिलेगा बात करने को? हाँ, ऋषिकेश से कौन? विभा नामदेव के आईडी से कौन आप बोल रहे हैं? विभा नामदेव आईडी से वो आज छुट्टी पे हैं। अगर आप परमिशन दें तो मैं बोल सकता हूँ, अन्यथा आवश्यक नहीं है। अब बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी बोल सर सकते हैं, जी। बताइए। उसमें 8(1) के तहत जो आपने बोला कि उसके किस आधार पर आप कर सकते हैं, शैलेश गांधी जी ने अभी अपना एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर उनको संपर्क कर लेंगे, वो आपको 8(1) के आधार बता देंगे, किस आधार पर जी उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। और बहुत क्लैरिटी जी रहेगी आपको उसमें। उन्होंने काफी अच्छा इसमें स्टडी किया हुआ है 8(1) को लेकर के। उन्होंने काफी इस पे राइटअप्स भी लिखे हुए हैं, तो जी। इससे आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। हाँ, सर जी मेरी आवाज आ रही है शिवानंद सर जी? हाँ, थोड़ी सी आ रही है, बताइए चंद्र कुमार जी। मैं निरीक्षण के लिए लेटर भेजा था 30 जनवरी और उनके पास पहुंचा वो 30 जनवरी को। डिलीवरी कंफर्म हुई 30 जनवरी को। अब वो 35 दिन बाद मेरे पास लेटर आता है और मैंने निरीक्षण के लिए भेजा था और जानकारी भी मांगी थी। अब उनके पास निरीक्षण का तो कोई ऑप्शन नहीं दिखा लेटर में। उन्होंने कहा कि 3500 रुपए जमा करो, आप अपनी जानकारी ले जाओ। जबकि वो 30 दिन तक तो वैध है। 30 दिन के बाद यदि 31वां दिन होता है तो जानकारी सारी फ्री में दी जाती है और उसमें निरीक्षण का भी कोई ऑप्शन नहीं दिया कि आप निरीक्षण कर सकते हो। तो इस पे मैं क्या कर सकता हूँ? शिकायत कर सकता हूँ या अपील कर सकता हूँ या उनके लिए रिमाइंडर भेज सकता हूँ कि आप मुझे जानकारी दीजिए? आपने 30 दिन के बाद भेजा है मुझे लेटर। मुझे वो 5 फरवरी को लेटर मिला। नहीं, आप पहले प्रक्रिया ठीक है। आरटीआई आपने लगाया, आपने अपील नहीं की ना अभी? अभी तो अपील नहीं की तो आप अपील करिए। शिकायत भी आप कर सकते हैं, तो कोई ग्राउंड आपका हो तो। क्योंकि सर शिकायत के जो ग्राउंड होते हैं हाँ उनके आधार पर, यदि आपका आरटीआई नहीं लिया गया है, गुमराह किया गया है, हाँ कोई ऐसी जानकारी दी गई है जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो,
जानकारी फीस को लेकर के कोई इशू बनता है, यहाँ पे फीस को लेकर के इशू बना है यदि आपका, तो आप इसमें धारा 18 के तहत शिकायत कर सकते हैं। हाँ और आप अपीली प्रक्रिया के माध्यम से जाइए, क्योंकि शिकायत में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए प्रावधान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे निर्णय हैं जो इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, तो वो उसका हवाला दे सकते हैं। इसलिए आप इसमें अपीली प्रक्रिया, 30 दिन का समय व्यतीत हो गया, आप इसमें प्रथम अपील करें। प्रथम अपील के बाद भी यदि आपको सेटिस्फैक्टरी जानकारी ना मिले, निरीक्षण ना करवाएं, तो आप फिर इसके लिए द्वितीय अपील पे जाइए। जी सर, निरीक्षण का उसका भी अपन हवाला दे सकते हैं 30 दिन का, क्योंकि 30 दिन में उसमें कॉन्ट्रैक्ट में 30 दिन लिखा हुआ है। यदि 30 दिन से एक दिन भी ऊपर होता है, 31 दिन जानकारी फ्री मिलेगी, चाहे आप अपील करो या अथवा ना करो। बिल्कुल, आप उसमें फ्री जानकारी मिलेगी, लेकिन आपको अपील करने के बाद ही फ्री जानकारी मिलेगी। उसमें आप उस धारा का जिक्र करिए, 7(6) का जिक्र करिए कि 7(6) के तहत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जानकारी हमें उपलब्ध करवानी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न जी। सर मैं मेघराज सिंह बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, मेघराज सिंह जी बताएं। सर, आज एक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में एक आरटीआई एक्टिविस्ट को हिरासत में ले लिया गया कल शाम से, मतलब अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो पहले आरटीआई लगाने के कारण उसकी दीवार ध्वस्त कर दी गई बिना नोटिस दिए या बिना उसके, तो उसके लिए उसने आरटीआई आवेदन किए, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसने यही मांगा था कि संक्रमणी भूमि पर कैसे पैमाइश हुई, क्या कोई पप्पी पैमाइश के लिए मुकदमा डाला गया था, या उसके बाद जो है किसके आदेश से या बिना नोटिस के लिए कैसे तोड़ दी गई, तो उसको जवाब नहीं मिला। उसने नोटिस भी दिया और वो 2-3 बार क्रमिक अनशन, और अभी 2 दिन पहले वो अनशन पे बैठा था, तो पुलिस अलीगढ़ ने उठा लिया, हिरासत में ले लिया और कहला तुम्हारा निदान करा दिया जाएगा। एक दिन टीम गई नेकपाल, जिसने जो दोषी नेकपाल है वो कुछ नहीं बोल रहा था, तो अगले दिन कानून को गई और उन्होंने उसको उठा लिया और कहा कि ये सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि वो न्याय मांग रहा है। और जो आदमी, फिर मैंने एसएचओ से बात भी की, मैंने कहा भाई ये तो आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का वायलेशन कर रहे हैं। इंचलाल सॉरी स्टेट ऑफ बिहार की, अरनेश कुमार बस स्टेट ऑफ बिहार की रूलिंग है। भले ही कोई एफआईआर 7 साल के अपराध के सजा के प्रावधान के तहत भी अगर एफआईआर हुई, जब तक ये प्रोविजन हो नहीं जाता है कि उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, तो सर उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए अग्रिम कदम, मैं ये जानकारी लेना चाह रहा था। उसको वैसे तो अवेलेबल धाराओं में है, शायद 354 है, सॉरी 300 जो सरकारी काम में बाधा, उन धाराओं में उसकी एफआईआर हुई है, 332 और एक और है सर कोई 353 होगी। जी जी हाँ सॉरी 353 भी है, तो जिससे हम उस एक्टिविस्ट की मदद कर सकें सर। वैसे मैंने अभी ट्वीट भी किया था, तो डीएम साहब ने संज्ञान में लिया है प्रकरण, और उन्होंने, लेकिन जांच तो नहीं किया। मैंने एसएचओ से भी बात की, तो वो कह रहा देख रहा हूं मैं, लेकिन मालूम ये चल रहा है उसका चालान कर दिया है। जी आपको कुछ वो मदद कर पाएंगे। और दूसरा, जितने लोग हैं यहाँ जुड़े हुए, उस प्लेटफॉर्म का भी यूज करते हुए अगर सभी लोग उनको पत्र लिखे आपके डीएम को, तो उसका भी असर पड़ेगा। जैसे शिवानंद, नित्यानंद जी हो गए, यहाँ पे जितने लोग हैं, आप इसमें मेघराज सिंह जी, आप इसमें एक प्रोफार्मा एक बढ़िया पत्र बनाइए और उसको आप हमें दीजिए, क्योंकि हमें वहाँ की वास्तविक स्थिति का पता नहीं है, आपको पता है, तो आप उसको हवाला दे करके उसका एक जनरल एक लेटर बनाइए, जिसमें सिर्फ हमें वहाँ पे सिग्नेचर करना हो, तो आप उसको हमें भेज दीजिए। बैलेंस बनाइएगा, मतलब इस तरह से, ताकि उसमें फिर कुछ काट छांट या ऐसे ना करना पड़े, और जो हम सब उसको भेज पाए। और उनका ईमेल उपलब्ध करवाइए, जो वहाँ के डीएम हैं, और जहाँ भी आप उचित समझते हैं उसको भेजना, अपन उसको करेंगे और इस पे एक अभियान चलाएंगे। ये गलत है जी, परमिशन चाहिए। हेलो, नित्यानंद जी भी हैं। हाँ नित्यानंद जी, इस विषय में और क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा लीगल बैकग्राउंड के हिसाब से थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। सर मैं 2 मिनट की परमिशन इसी के। हेलो
हेलो, नित्यानंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप भी हमें लगता है कि ट्रैवलिंग में है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है आपको। हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, थोड़ा आवाज आपकी काफी कट रही है। 2 मिनट के लिए रोक लें गाड़ी। हेलो सर थोड़ा गाड़ी रोक लेते हैं, 1 मिनट। हाँ बोलिए। हाँ, मेघराज सिंह जी ने एक क्वेश्चन रेज किया है। उनका ये कहना है कि यूपी में एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं यहाँ जो आरटीआई लगाते हैं, उनको उन्होंने कुछ जानकारी मांगी थी जमीन के संदर्भ में। तो वहाँ के जो तहसीलदार, आरआई और एसएचओ वगैरह है, उनको गलत तरीके से उनको डिटेन नहीं किया सर, हुआ वो है और उनके ऊपर कुछ काम काम सरकारी कार्रवाई। काम मनरेगा पे कर रहा था। कुछ 10-50 मजदूरों की मजदूरी नहीं मिल रही थी। 1-1.5 साल से लड़ाई लड़ रहा था। जब वो प्रकरण लोकायुक्त में पहुंच गया, लोकायुक्त में एक बार फर्जी जांच, दोबारा जब जैसे ही जांच हुई, दूसरे मंडल आयुक्त ने दूसरे जिला से कराई। जब वो सब प्रकरण पकड़ा गया तो उसकी दीवार गिरा दी गई पहले तो, बिना जांच के। मतलब लगभग 500 वर्ग मीटर की उसकी दीवार थी, तो पूरा ग्राउंड बाउंड्री थी। उन्होंने बिना नोटिस के, बिना जांच के, जब पूरी संकीर्णी भूमिधर उस जमीन का, वो पैतृक जमीन थी, और उसको इस तरह से हिरास किया गया। जब उसने आरटीआई लगाई तो उसका कोई जवाब नहीं दिया, और ये सब चल रहा तो धरना प्रदर्शन करने लगा। फिर आमरण अनशन पे बैठ गया मंडल आयुक्त और सभी के संज्ञान में। तो एक बार मंडल आयुक्त के यहाँ से उसको उठा दिया गया कि चलो आश्वासन। जब वो गांव में आए तो उसको केवल बिना ना कुछ बात न चीत, और उसको पुलिस को फोन करके, एक महिला कानून को थी, उसको उठा के बंद करवा दिया। मैंने एसएचओ से भी बात की हमने कि भाई, जब उस अपराधी, पहली बात तो अगर हिंसा करता आदमी तो धरना पे नहीं बैठता, आमरण अनशन नहीं करता। तो आपने पहली बात तो उठाने ही गलती की, उसको अरनेश कुमार विशिष्ट ऑफ बिहार की रूलिंग का वायलेशन किया। उसके पहले मैंने ट्वीट भी किया, तो उसमें डीएम साहब ने संज्ञान में भी लिया, एसडीएम को और तहसीलदार को जांच के आदेश दिए हैं, परंतु तब तक पता चल रहा है उसको। मामला क्या पंजीबद्ध किया है उनके खिलाफ? हाँ सर, सरकारी कार्य में बाधा। मामला क्या पंजीबद्ध किया है उनको? सरकारी कार्य में बाधा। अच्छा, तो मामला रजिस्टर्ड कर लिया है मामला उन लोगों ने? हाँ, कल उनको शाम को उठाया। हाँ, रजिस्टर्ड कर लिया सर। 353। फिर अब अगर एक बार अगर रजिस्टर्ड हो गया तो फिर कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। आवाज कट गई, आवाज कट गई सर। वीडियो अगर बंद करके बोले शायद उनसे सही। दिलवाइए किसी से। सर आवाज नहीं आई, प्लीज। अगर मामला रजिस्टर्ड हो गया है तो फिर अब आपको ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन हो गया है, अब न्यायालय में आवेदन देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। जी जी, आपको न्यायालय में आवेदन देना पड़ेगा। कल मंडे है, कल उसमें एप्लीकेशन लगवाइए जमानत, अगर मामला रजिस्टर्ड कर लिया है पुलिस ने तो। नहीं सर, अब बेलेबल तो ऑफेंस तो बेलेबल है, तो शायद बेल तो अभी कागज बन रहे हैं, आज ही बेल हो जाएगी। क्योंकि अंदर मैं सोच रहा हूँ नहीं जाए, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ आज ही बेल हो जाए। वो तो है, लेकिन जिस तरह से ललितपुर के विष्णु तिवारी ऐसे लोगों के फर्जी ऐसे ही केस बना करके और उसको डिटेन किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए, मैं ये निदान चाह रहा हूँ मिश्रा जी, या और कोई भी मतलब अनुभवी साथी हो। ये तो प्रोसीजरल फॉल्ट है, ये हर जगह मिलेगा आपको। इसका कोई परमानेंट निदान कहीं भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। परमानेंट इसका निदान परमानेंट कहीं निदान भी नहीं है। है। ये इस तो तरह की केसेस तो इस फील्ड में आप आए हैं तो ये सब झेलना पड़ेगा। आप देखते जाइए और क्या क्या होता है। और ये है कि अब प्रयास हम करेंगे। आप एक प्रोफार्मा तैयार करिए मेघराज जी, और वो भेजिए। उसमें अपन लोग साइन करके संबंधितों को ये रेज करते हैं, इशू रेज करेंगे। और उनके जो ट्विटर हैंडल हैं, तो आप उनके ट्विटर हैंडल भी बताइए, तो उसको अपन टैग करेंगे वहाँ पर। जी।
कोई एक साथी थे वो बोलना चाह रहे थे बार बार मिश्रा जी से पहले। ये कह रहा था कि 353 है रजिस्टर 353। हाँ मानती है, लेकिन जो पुलिस की विशेष शक्ति होती उसके अंतर्गत दे देती ना। जमानत दे रहे हैं इनको कि नहीं दे रहे हैं? नित्यानंद जी, अभी आपकी आवाज काफी कट रही है। मुझे लगता है कि डिस्टरबेंस आपके साइड से थोड़ा सा वो आ रहा है, काफी नॉइज आ रही है। तो या कि स्थिर हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सिर्फ एक तरह से वो हो रहा है। तो अपन इसको अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। कोई आप लोगों के अन्य प्रश्न है? एक मोहम्मद सादिक, सुन पा रहे हैं क्या? आपने बहुत सारे प्रश्न करे थे, चैट बॉक्स आपके प्रश्नों से भरा पड़ा है, तो एक आध प्रश्न आप पूछ लीजिए। कार्यकर्ता इस तरीके से टॉर्चर, उन वो तो निपट जाएंगे। आप ये नहीं कहो कि क्या निदान हो इसका। अभी 48 हुए नहीं अभी। हाँ नहीं, अभी 48 हुए नहीं है। आदेश हुआ हो या ना हुआ हो, उनने इस तरीके FIR हुई, क्राइम हुआ, केस किया, बड़ी अच्छी बात है। हुआ तो आप ये तो बताओ उस पर आपने जांच क्या की? ना जांच की आपने उसको अरेस्ट कर लिया। चंदन कुमार जी 107 151 की धारा भी तो होती है, उसमें तो कर सकती है वो पुलिस। ठीक है, एक्चुअली हमारा थोड़ा सा नेटवर्क इसमें लेकिन सर कर तो सकती है, लेकिन जब वो आदमी व्यक्ति धरना दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, आमरण अनशन कर रहा है, तो वो अशांति भंग कैसे कर सकता है? तो ये भी तो क्वेश्चन है। करो नहीं, उनने पहले नहीं किया कि एक अपराधी हो। मेन चीज तो वही है ना, अशांति भंग कैसे कर सकता है? जो आदमी धरना दे रहा, आमरण अनशन दे रहा, वो तो अहिंसा का पक्षधर है ही नहीं, हिंसा का पक्षधर है ही नहीं, वो तो अहिंसा का पुजारी है। मेघराज सिंह जी, बिल्कुल सही बात है। और क्या है कि पॉइंट ये है कि आप जानते हो कि पुलिस किस तरह से काम करती है। बस हाँ, उनका अपनी पावर है, मोनोपोली है, वो कुछ भी कर सकते हैं। गरीब पॉलिटिक्स आदमी कैसे काम करती है ये भी आपको पता है। कोई अपराध ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी मतलब। बिल्कुल ललित भाई, इसी तरह से विष्णु तिवारी ऐसे तो निर्दोष आदमी 20-20 साल जेल में क्लियर है, वो सब क्लियर है, पूरा क्लियर है। वो तो आप हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का पूरा डेटा उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने मामलों में कितने फर्जी मामले आए हैं और किस तरह से मतलब हो रहा है। तो न्याय व्यवस्था तो पहले ही प्रश्न के दायरे पे है पूरे देश की। पर अब इसका क्या कर सकते हैं? एक बड़ा सा पत्थर है, उसके सर पटकने जैसी स्थिति है। लेकिन हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो हमने आपको बताया उसका अपन प्रोटेस्ट करेंगे और वो एक तरीका आप बनाइए, उसको अपन उस तरह से काम करेंगे। और आप बताइए, एक जो एक प्रेशर है वो तैयार होना चाहिए। और यदि वो RTI से जुड़ा हुआ मामला है तो उस पर निश्चित तौर पे इनको घेरा जाएगा और ये हमें करना है। शिवानंद जी, आप तो सर न्यायालय जाओ, सबसे RTI जाओ, पहले आपको सिस्टम से लड़ना है कि इस तरीके की हरकत बाद में भी ना करें। वो सब न्यायालय में जाते हैं, पता नहीं कितने मामले न्यायालय में, हम न्यायालय की बात कर रहे हैं और सबको पता है न्यायालय में भी क्या चल रहा है। पर हाँ ठीक है, होगा न्यायालय से ही कुल मिला करके। यदि मामला रजिस्टर हो गया है तो जो भी होगा तो वहीं से होगा, वहीं पे सब अपना पक्ष रखना पड़ेगा। और एक दिन इस तरह के मामले बार बार उठ रहे हैं तो हम सबको कहीं ना कहीं मिल करके एक
एक पीआईएल लगानी पड़ेगी। थोड़ा-सा इसकी तैयारी की जाए। मैं नित्यानंद जी से भी इस बारे में डिस्कस पहले भी किया हूँ और इसमें कहेंगे कि एक पीआईएल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई जाए। जितना डेटा अपने पास उपलब्ध है इस तरह से आरटीआई के लिए काम करने वाले जो लोग हैं और इस तरह से उनको इस तरह हरास किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है या पुलिस के द्वारा फर्जी मामले बना करके इस तरह से किए जा रहे हैं। तो वो डेटा कलेक्ट करके एक सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल लगानी पड़ेगी और हमें पता है वो अग्रवाल जी का एक कोई मामला था जो जिसके बाद जिसकी माननीय उसमें राहुल सिंह सर उसका बार-बार हवाला देते हैं। सर उसमें सर्कुलर गजराज भेजा सिंह हुँ। उसमें सर गजराज सिंह ने 2 महीने पहले सुरक्षा भी मांगी थी कि हमको हमला हो सकता है। जो आपने अभी एक पीआईएल का जिक्र किया, वो ऑर्डर लगाया था और जिसमें 2 गृह मंत्रालय की ऑर्डर थी, उनको भी सुरक्षा संबंधी, और एक अशोक चौहान जी थे, वो शायद सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार थे, उन्होंने भी आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए निर्देश दिया था। साथ साथ में मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश की डायरेक्शन थी, उनको लगा करके उसने सुरक्षा मांगी थी, हमको फर्जी फंसाया जा सकता है और हमको मतलब हमला किया जा सकता है। इस तरह से उन्होंने पहले ही से आवेदन और प्रत्यावेदन दिए हुए थे। चलो ये तो अब प्रक्रिया है, अब अरेस्ट हो गए हैं वो तो। धन्यवाद, आप लोगों ने सुझाव वो दिए सब उसके लिए और वो सब कार्यक्रम हाँ, को आगे नहीं बढ़ाया जाए। हाँ, धन्यवाद। नहीं इसमें नहीं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का मतलब इसमें अब यही है कि जैसे बार-बार ऐसे मामले आते हैं तो कार्यक्रम तब आगे बढ़ेगा जब इस पे एक पीआईएल लगाई जाए और इन सारे मामलों को उठा करके मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये बताया जाए कि इस तरह से हो रहा है। तो या कि उसके लिए सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करें और यदि व्यवस्था नहीं करते हैं तो इसके लिए क्या किया जाए बैठ करके प्लान बनाया जाए। ये मामले रोज़ आ रहे हैं, ये तो हर किसी के साथ होते हैं। शिवानंद सर जी, क्या करेंगे इनका अभी? जो मामला इनने बताया है मेघराज जी ने, एक ऐसा ही मामला था ग्वालियर का। एक टीआई ने अपनी झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि एक लड़के ने मेरी पिस्टल छीन ली, उसको अरेस्ट किया गया। उस पे एक आवेदन दिया सिर्फ, दतिया का टीआई था, ग्वालियर में एक आवेदन दिया गया, ग्वालियर की घटना है। उसने एफआईआर नहीं कराई, उसको पकड़ के वो दतिया ले आए। वो एक मेरा मित्र है जो आप तो सब जानते होंगे उसको, आशीष चतुर्वेदी, फेमस व्यक्ति है जो पीएमटी व्यापम घोटाले स्कैम उजागर किया था उसने तुरंत फाइल की है आरटीआई। उसने सारी जानकारी मांगी तो जिसमें दतिया टीआई और जो वहां का जो थाने का टीआई था वो दोनों सस्पेंड किए गए। वो न्यूज़ हमने पढ़ी थी आप जो बता रहे हैं और अच्छी बात है। तो इसी तरह से इसमें एक्शन लेना पड़ेगा, टाइमली एक्शन लेना पड़ेगा और कुछ व्यापक तरीके से इसमें सोचना पड़ेगा। अभी हाल ही में आपने देखा अभी किसी ने न्यूज़ शेयर की थी, अभी दैनिक भास्कर में छपी थी, हमारे आरटीआई वाले ग्रुप में भी आई थी। इसमें एक आरटीआई एक्टिविस्ट को फर्जी मामलों में फंसाने के लिए वो झूठा साबित हुआ और पुलिस ने उसकी फिर जाँच और विवेचना की है और उल्टा उन सारे लोगों के ऊपर उसने मामले दर्ज किए हुए हैं। तो ये भी वो सब चीज़ें हो रही हैं। अब माननीय राहुल सिंह सर हैं तो इसमें और कुछ फाइनल अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दें और फिर इस वाले मुद्दे से आगे बढ़ते हैं और एक आध और 1-2 प्रश्न ले लेते हैं इस विषय में। सर मैं एक बात बोलना चाह रहा था, अगर आप परमिशन दे तो प्लीज। हाँ, बोलिए सिद्धांत जी, चलिए बोलिए। हाँ जी, आप सबको सबसे पहले तो जो ये इंटरनेशनल वुमेन डे आ रहा है उस सबके लिए बधाइयाँ। सर मेरे साथ भी ये इस 1 वीक में फिर से ऐसा हुआ है। जी, वही मैं कह रहा हूँ, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, ये लेकिन यहाँ पे एक लड़की को सर आगे लग जी, वो ठीक है, लड़की को देखिए वो आगे आ रहे हैं, वो अगर वो लीगल इस पर चल रहे हैं तो वो आपको उसका लीगल रेमेडी का वो लीगल रेमेडी लेना पड़ेगा उसमें। वो आप अपना दूसरा मार्केटिंग जॉब
हाँ, तो अगर आपको लग रहा है कि ये उस महिला का क्रेडेंशियल ही ऐसा है और पुराने भी मामले तो उनके वो पुराने मामले भी निकाल लीजिए और फिर कोर्ट में भी आपको मदद करेगा। तो कोर्ट से उल्टा पुलिस, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर पुलिस इस तरह का कोई गलत काम कर रही तो आई एम श्योर आप अगर उसको फैक्ट्स आपके पास हैं हाँ जी सर, है मेरे पास। आपके पास हैं, तब पुलिस वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी हाँ अभी हाँ बोले। हेलो शिवानंद सर, नमस्कार। हाँ, आपका नाम क्या है? गैलेक्सी 8 जेट। मनोज राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट से। क्या नाम बताया आपने? मनोज सैनी, राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट से सर। ओके, बोले मनोज। जी सर। सर मेरा एक आवेदन लगाया हुआ था आयकर विभाग में, जिसमें मैंने सूचना मांगी थी 2012 के संबंधित, जिसमें आयकर विभाग अधिकारी द्वारा सर्वे किया गया था। वो दस्तावेज मैंने मांगे थे, तो उन्होंने पीआईओ ने 8(1)D के तहत हवाला देते हुए मुझे दस्तावेज देने से मना कर दिया गया था। उस पर मैंने प्रथम अपील लगाई थी, जिसमें मैंने बोला था जो आयकर अधिकारी द्वारा जो सर्वे छापेमारी के अंदर जो दस्तावेज पकड़े गए थे उनकी फोटोकॉपी मांगी है मैंने, वो मुझे चाहिए, जिससे क्या है कि राजस्व में जो हानि हो रही है, राजस्व कोष के अंदर जो हानि हो रही है उसके खुलासे होने हैं जो जनहित में है। तो फिर प्रथम अपील पर मेरा ये जवाब आया कि हमने जो 2012 के अंदर आयकर सर्वे हुआ था उसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने वहां से किशनगढ़ में जो जहाँ जिन अधिकारियों ने सर्वे किया था ना, उनसे डिस्कस करके ये बोला गया कि जो 2012 के अंदर दस्तावेज हमने पकड़े थे वो दस्तावेज हमने यानी कि 2016 के अंदर वापस पार्टी को दे दिए और अभी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। जो आप सूचना मांग रहे हो वो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है। यानी उनका कहने का यह है जो हमने सर्वे किया था ना 2012 के अंदर, उससे संबंधित पेपर हमने 2016 के अंदर वापस दे दिए और अभी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में कोई भी पेपर नहीं है, इसलिए हम आपको दे नहीं सकते। क्या यह सर सही है? तो पास इसको गलत प्रूफ करने के लिए कोई कागज है? हाँ सर, हाँ सर कागज है सर, डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इसको गलत प्रूफ करने के लिए? हाँ। आप फिर उसमें नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल सर, जैसे कि कोई आयकर अधिकारी जो सर्वे किया था, जो पेपर वहां से पकड़े गए थे, वो डिपार्टमेंट के अंडर में रहते हैं या नहीं रहते? हेलो, आप अगर अपने केस से समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप वो सब भूल। लिखित में अगर कोई भी लोक सूचना अधिकारी ने कुछ लिख के कि ये जानकारी मेरे पास मौजूद नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ, तो अब नहीं है तो हम मान के चल रहे नहीं है, ठीक है। अब आपके पास अगर कोई प्रूफ होता है कि वो जानकारी होनी चाहिए तो फिर मामला बनता है कि ये जानबूझ की जानकारी रोकी जा रही है, जानकारी छुपाई जा रही है, तो उसमें फिर उसको जो पीआईओ है उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन आधार तो होना चाहिए ना। सर मेरे आपके पास आधार है जैसा आपने बताया तो सर हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसमें क्या है कि जो 2012 के अंदर सर्वे हुआ था ना, आप समझ नहीं पा रहे हो मनोज सैनी जी। जी आप ये सब भूल जाइए 2012, 2003, 2001। आपने मांगी जानकारी कि भैया इस पेड़ में संतरे लगते हैं या नहीं, उन्होंने दे दिया कि नहीं कुछ भी नहीं लगता, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि पेड़ नहीं है, तो लिख के दे रहे हैं जी, है ना। अब अगर उन्होंने लिख के दिया, अगर आपके पास क्या प्रूफ है, क्या आपके पास कोई फोटो है उस पेड़ का? अगर आप मेरे पास फोटो ले आओगे तो मैं उसको दंडित कर दूंगा कि आपने जानकारी छुपाई है, उसकी इंक्वायरी की जाए, सारा पूरा विजिट किया जाए, वहां पर उसका रिकॉर्ड निकलवाया जाए। कोई उसका प्रमाण तो होना चाहिए ना, कोई कुछ तो होना चाहिए जिसके आधार पर हम उसको, पुराना फोटो है या फिर पेड़ लगाने का एक हमारे पास कागज है, पेड़ लगा था तो पेड़ होना ही चाहिए, है ना। तो आप कि उस जो आधार उसने मना कर दिया है उसके आपके पास क्या आधार है, उस आधार को जब आप रखेंगे आयोग के सामने तो फिर उसमें आगे जी सर। और हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो भी अगर अधिकारी ने दिया है, अगर झूठ बोल रहा है तो अधिकारी खुद ही उसमें परेशान होंगे, उसमें उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी।
जी सर, अच्छा सर। हाँ, एक अधिकारी अगर खुद लिख करके अगर लिखित में दे रहा है कि नहीं साहब ये कागज है ही नहीं मेरे पास, इतनी कार्रवाई नहीं हुई, तो वो तो झूठ नहीं, वो ये वो तो वो ये कह रहा हमने पार्टी को वापस दे दिए पेपर, पकड़े थे तो अधिकारी ये कह रहा हम वहाँ से पेपर लेकर आए थे, बट हमने 2016 के अंदर वो पेपर वापस दे दिए थे। आपका कहना है कि नहीं दिए ना, आपका कहना नहीं दिए, हाँ तो बस हाँ अब आप उसमें आगे की वो भी ले लीजिए कि आप पावती दीजिए, पार्टी ने अगर कोई पावती दी थी, अच्छा, पावती भी तो देंगे। कागज जी कैसे जी देते हैं आपने, डिस्पैच होता है, सरकार के पास कोई कागज आते हैं तो उसका जी डिस्पैच डलेगा, वो कागज दिए जाएंगे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा, कोई कागज अंदर जी आते हैं, जी, कोई कागज बाहर जाते हैं कार्यालय से, उसका रिकॉर्ड ओके ओके ओके, उसकी पावती पर मांग। ठीक है। हाँ, मोहम्मद सादिक 2 प्रश्न पूछ रहे थे। मोहम्मद सादिक सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। मोहम्मद सादिक, इनका ये कहना है कि कोई आरटीआई से जानकारी लेता है तो सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए केस, नंबर 1 बात। और दूसरा, इन्होंने ये कहा है कि अपील में क्या व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है? तो हमें लगता है कि कई बार चर्चा हो गई, लेकिन जो सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना ऐसी कोई बात नहीं है, और ये तो गलत है। और दूसरी बात, आप जो अपील के लिए बता रहे हैं कि वहाँ पे उपस्थित होना नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यदि आप उपस्थित नहीं हो सकते, यदि आप उपस्थित होंगे तो बेहतर है, क्योंकि आप अपना पक्ष रख पाएँगे, क्योंकि पीआईओ या एफएओ जो भी है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, वो अपना ही बात करेंगे और आपकी बात नहीं रखी जाएगी। तो बेहतर है कि वहाँ पे आप उपस्थित हों। यदि नहीं उपस्थित हो सकते हैं तो आप लिखित दे दें कि आप उपस्थित नहीं हो सकते, और आपका ये पक्ष है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं और वो नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे आपके क्या जो भी अपने तथ्य हैं आप रख दें। बिल्कुल कोई आवश्यक नहीं है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का माननीय राहुल सिंह सर ने बताया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, जिसमें हाई कोर्ट ने स्वयं ही कहा है कि आयोग कोई इनफैक्ट आयोग को उन्होंने बोला है, प्रथम अपीलीय अधिकारी की तो बात छोड़ दीजिए, या लोक सूचना अधिकारी, उन्होंने आयोग को बोला है कि कोई आयोग कोर्ट नहीं है जो बार-बार पेशी करवाएँगे। तो इनफैक्ट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई अनिवार्य नहीं है। और इनफैक्ट इसके बाद उन्होंने अपना स्वयं कोर्ट के प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि बार-बार पेशी करवाना कोर्ट में भी जायज़ नहीं है, और उन्होंने अपने ऑर्डर में तो कह ही दिया। तो आपके प्रश्न का ये जवाब हुआ। और शिवांक गुप्ता कुछ पूछना चाह रहे थे, और इन्होंने भी कहा है। शिवांक गुप्ता, शॉर्ट में आप अपनी बात रखिए। अगर किसी कोई व्यक्ति सर किसी कार्यालय में अपने आवेदन पर आरटीआई लगाना चाहे, तो किस बिंदु पर सर आरटीआई लगा सकते हैं कि अपने आवेदन पर जानकारी मिल जाए? क्या कहना चाह रहे हैं? आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है। मतलब क्या आपको यही नहीं पता है कि आरटीआई किस बिंदु पे लगाना है? क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, कोई कर्मचारी है, वो 20 वर्षों से एक ही जगह पर पदस्थ है और वो जनता को परेशान करता है, कोई जानकारी नहीं देता, कुछ भी नहीं करता। जबकि नियम है सर कि 3 वर्ष से ज्यादा कोई भी व्यक्ति कर्मचारी एक जगह पर पदस्थ नहीं रह सकता। कारणों से वो वहां सालों से पदस्थ है। उसके लिए मैंने एक आवेदन दिया था ऑफिस में, नगरीय प्रशासन विभाग में, तो उससे आरटीआई कुछ उसको जवाब नहीं आया वहां से। तो अब इसमें आप यदि ये कहना चाह रहे हैं कि पदस्थ है कर्मचारी, उसकी जानकारी निकलवाना चाह रहे हैं कि मतलब वो क्यों पदस्थ है, ऐसा? नहीं सर, वो 20 वर्ष से पदस्थ है सर एक ही जगह पे, तो जबकि नियम सर तो उसकी आप एक ऑर्डर, हाँ, आप एक काम कर लीजिए। यदि आपको पता है कि वो 20 वर्ष से पदस्थ है और उसकी शिकायत करनी है, तो पहले तो उसकी 20 वर्ष की पदस्थापना का प्रूफ आप ले लीजिए, और फिर उसकी शिकायत कर दीजिए कि 20 वर्ष से पदस्थ है, नियम विरुद्ध है, कार्यवाही की जाए, इनको अन्यत्र रखा जाए। जी जी। गौरव का एक प्रश्न इसमें कुछ वो पूछना चाह रहे थे। गौरव, गौरव सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, आप लोगों के और भी कोई एक आध प्रश्न है तो आप पूछ लें, और फिर इसको अपन कंक्लूड करें, क्योंकि अपना सर हाँ, मेरा जी एक बताएं। प्रश्न है सर। हाँ, ललित कुमार जी जी बताएं। सर। बताएं।
उसमें मांगते तुम कि मतलब इसकी पैमाइश के बाउंड्री वाल के पूर्व पैमाइश की गई तो उसमें आ सकता था, लेकिन आप उसकी पैमाइश कराइए और सरकारी जमीन है और पब्लिक हित की जमीन है, वो ऐसे ही नप जाएगी। उसके बाद आप हो जाइए। हाँ जी। और आपको अगर पक्का है कि ये बाहर है तो उसके लिए कंप्लेन करिए कि मतलब शासन प्रशासन ने मिली भगत करके छोड़ दी है। अगर लेकिन नहीं है तो उसके लिए उन्हीं से अगर डॉक्यूमेंट लेने हैं तो पहले पैमाइश कराइए और हो जाएगा। अच्छा सर, धन्यवाद। जी मेरा नेटवर्क का इशू हो गया था फिर से एक अब थोड़ा सा नेटवर्क तो प्रॉब्लम होता ही रहता है, तो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोगों का डिस्कशन मैं सुन रहा था। ललित जी और शिवानंद जी, गौरव बोल रहा हूँ। मैं अपना प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर मेरा पहला प्रश्न है, मैंने एक आरटीआई लगाई थी डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कि मैं इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप डिस्क्लोज करें आपके यहाँ के सभी टीचर्स और उनकी सैलरी के बारे में। ये एक प्राइवेट स्कूल है, मुझे इन्फॉर्मेशन रिफ्यूज की गई कि ये कहते हुए कि दिस स्कूल इज नॉट फंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड इज नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी। क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ? हाँ अभी एक इशू है, यदि सब्सटेंशियली फंडेड है वो तो आप उसको कर पाएंगे, लेकिन वो तो ऐसा है कि सब्सटेंशियली फंडेड है तो फिर वहाँ पर लोक सूचना अधिकारी बैठेगा, वो मामला रहता है। लेकिन जहाँ तक उसके इंस्पेक्शन की बात है तो आप डीओ के माध्यम से भी, डीओ कार्यालय के माध्यम से भी कुछ जानकारियां तो आप निकाल सकते हैं कि जो डीओ के कंट्रोल पे रहती है। लेकिन जहाँ तक सवाल इंस्पेक्शन का है, वहाँ पर जाके इंस्पेक्शन का, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे बीच में जो हमारे वरिष्ठ गण हैं वो नहीं है यहाँ पे मीटिंग में, न शैलेश गांधी सर हैं और ना ही राहुल सिंह सर हैं। वो अपने मतलब ये मीटिंग वो अभी जा चुके हैं बाहर यहाँ से, तो आवश्यक अपने कार्यों के कारण, तो इसका आपका रिजर्व रखते हैं और ये अपन बात करेंगे नेक्स्ट। अपन जितना हमें जानकारी है तो ये सब्सटेंशियली फंडेड है तब तो वहाँ पे इनफैक्ट लोक सूचना अधिकारी ही बैठेगा। लेकिन यदि नहीं है, पूरी तरह से प्राइवेट है, तो प्राइवेट स्कूल की उतनी इंफॉर्मेशन जो डीओ एक्सेस कर सकते हैं, जो डीओ तक उपलब्ध रहती है, वो जानकारी तो आप डीओ कार्यालय से निश्चित तौर पे ले सकते हैं, एट एनी टाइम ले सकते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग से आप ले सकते हैं, कहीं से भी। लेकिन अब वहां पर मौके पर आकर के इंस्पेक्शन करना या करवाना शायद हो भी सकता है, क्योंकि देखना पड़ेगा इसमें क्या इसका 2J1 यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा। डीओ चाहे तो हमारे ख्याल से डीओ तो इंस्पेक्शन करता ही है, डीओ यदि इंस्पेक्शन कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। मतलब डीओ है, बीओ है, जो भी है उनके इंस्पेक्टर हैं, वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं प्राइवेट स्कूलों का, तो उनके माध्यम से तो आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। और हाँ, यदि वो प्राइवेट स्कूल है तो ना आप वहाँ पे आरटीआई सीधे लगा सकते हैं और ना ही वहाँ पर डायरेक्ट जाके इंस्पेक्शन ही कर सकते हैं, ये तो तय बात है। तो गौरव जी, इसको अपन और जो भी क्लियर, यदि आप लोगों में से किसी के पास इसका डिटेल है तो कृपया आपका स्वागत है। कोई देवेंद्र जी, क्या आपको कुछ अनुभव है इसमें प्राइवेट स्कूलों में इंस्पेक्शन का? एक इंस्पेक्शन के संदर्भ में एक ऑर्डर दिया गया है, हमारे पास वो ऑर्डर है। मैं आपको मेरा नंबर आपको मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, वैसे मेरा नंबर आपको पता होगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा तो मैं वो ऑर्डर आपके ईमेल में फॉरवर्ड करूंगा। वो गांधी सर का है, जिन्होंने स्कूल इंस्पेक्शन के विषय में उन्होंने दिया था। सर इसको हमको भी कर देना, और इसमें हम थोड़ा 2 शब्द बोलना चाह रहे हैं। हाँ, एक इंस्पेक्शन उससे अच्छा ग्रुप में डाल दीजिए, राइट टू एजुकेशन है, जो राइट टू एजुकेशन है उसके तहत, जैसे प्राइवेट स्कूल है उसमें भी 25% गरीब बच्चों को एडमिशन देना या उससे संबंधित। और दूसरी चीज, अगर उनको कुछ कमियां लग रही हैं और जिसके तहत विद्यालय रिकॉग्नाइज है, क्या उन कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है, उसके तहत ये जांच की मांग कर सकते हैं।
और नहीं वो तो वो शिकायत और जांच तो बिल्कुल हो जी सकती जी है, लेकिन सवाल ये है कि आरटीआई का, हाँ तो सर, और आरटीआई तो ये बात जी उसकी अगर जैसे हमको सिद्ध हो जाता है, जो मान लो 25% गरीब बच्चे नहीं लिए जा रहे हैं, वो लिस्ट क्योंकि वो भेजनी पड़ती है ब्लॉक को या जिससे कंसर्न अथॉरिटी को, कि हम इतने बच्चे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको एडमिशन दिए हुए हैं, बीपीएल कैंडिडेटों के बच्चे हैं ये, इनको हम ऐसे ही एजुकेशन दे रहे हैं, तो उनके यहाँ पे उन डॉक्यूमेंटों को निकाल करके हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। अब जो इन्वेस्टिगेशन जैसे करने की बात वो आपने पहले ही बोल दी, क्योंकि आयोग सर भी नहीं है और उसके लिए तो थोड़ा संघर्ष इनको हाँ, करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, नेक्स्ट टाइम ये इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन ये कुछ चीजें बहुत क्लियर हैं, जैसे यदि सब्सटेंशियली फंडेड नहीं है तो अपन आरटीआई स्कूल में सीधे नहीं लगा सकते, तो बहुत क्लियर है, ठीक है। लेकिन डीओ कार्यालय में, अपन बीओ कार्यालय में, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के कार्यालय में अपन लगा सकते हैं। वो सारे दस्तावेज अपन एक्सेस कर सकते हैं, जो सारे दस्तावेज स्कूल शिक्षा विभाग इन प्राइवेट स्कूलों से एक्सेस करता है, वहां से अपन मांग सकते हैं। लेकिन जहां तक सवाल इंस्पेक्शन का है, तो इंस्पेक्शन 2J1 का अपन डायरेक्ट कर पाएंगे, ये थोड़ा सा मतलब डीओ के माध्यम से, डीओ कार्यालय के माध्यम से क्या अपन इंस्पेक्शन कर पाएंगे, तो थोड़ा सा अपन कंफर्म करेंगे इस विषय में। और एक उनका ऑर्डर भी अपन देखते हैं, गांधी सर का हमारे पास एक ऑर्डर है, जो उन्होंने दिल्ली में स्कूलों के मध्याह्न भोजन इत्यादि सबके इंस्पेक्शन के लिए दिया था, तो देखेंगे क्या उन्होंने उसमें प्राइवेट स्कूल भी इंक्लूड किया था, पर हमारे ख्याल से नहीं। सर इसमें अभी अपन सर जैसे ये है, जैसे मान लो प्राइवेट स्कूल को कहीं से फंड मिला और काम चल रहा है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की हम मांग सकते हैं कि हम इसकी जांच पड़ताल करना चाह रहे हैं या सैंपल लेना चाह रहे हैं, वो एक विषय हो सकता है। लेकिन जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट है और वहाँ पीआईओ है नहीं, तो इस वजह से वहाँ आई थिंक मैं तो नहीं समझता, फिर भी सर लोग और बेहतर जवाब हाँ, वही इशू है, सब्सटेंशियली फंडेड है तब तो निश्चित तौर पे वहाँ पे पीआईओ बैठेगा, ये तो जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है रूल ही है जी। जन्म पटेल जी हैं हमारे गुजरात से, बहुत समय से जुड़े हुए हैं। जन्म पटेल जी, कुछ अपना अनुभव शेयर करिए, आपकी जो आपका जो जी कार्य है नमस्कार वो कहाँ सर। तक पहुंचा। नमस्कार जी सर, हमारा कार्य चालू है। हम गुजरात में सर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आरटीआई सिखाते हैं, जो भी नए होते हैं उनका जो वीडियो यदि वीडियो ऑन करने की स्थिति में है तो ऑन कर लीजिए। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बोलिए सर। बेसिक से उनको आरटीआई लगाना जो हाँ, ये यहाँ पे इन लोगों को क्या एक लैंग्वेज इश्यू रहता है कि इन लोगों को हिंदी और इंग्लिश में आरटीआई लगाना नहीं आता, और आप उनको जो नॉलेज देना चाहते हो गांव में वगैरह में तो दिक्कत होती है। इन लोगों को क्या पर्टिकुलर गुजराती लैंग्वेज में सिखाते, इवन जो पीआईओ बैठा है तो उसको भी आप हिंदी में डाल दोगे आरटीआई, तो उसको भी पता नहीं चलेगा ये लोग मांग क्या रहे हैं जानकारी। नहीं बिल्कुल, वहाँ पे वर्कआउट चालू है सर। और देखिए लैंग्वेज कोई इशू नहीं है, ये तो बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा देश में इतनी सारी लैंग्वेज है, हर व्यक्ति उस कल्चर और भाषा में पला बढ़ा है, तो उसको उसी में सिखाना है सारी चीजें, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई भाषा विशेष कोई थोप दी जाए, वो तो गलत बात है। ये बहुत ही अच्छा आपका पहल है, और आपके उसी कार्य के बारे में हम जानना चाह रहे थे कि आप हम लोग कहाँ तक पहुंचा है वो। जी सर। और ये एक चीज बहुत ही बढ़िया, यंग ब्लड जो हो रहा है वो ज्यादा जुड़ रहा है। जैसे कि 20 साल के लड़के के आसपास से लेके 30 साल के लड़के बहुत इंटरेस्टेड है डेवलपिंग के लिए, जो उनका रूरल है, उनके जो गांव है उनको डेवलप करने के लिए वो उत्सुक है। और भ्रष्टाचार बहुत बाहर आ रहा है, जैसे आरएनबी डिपार्टमेंट, मार्ग मकान विभाग, उनके सर भ्रष्टाचार बाहर आए अभी। और 20 रुपए की आरटीआई हमारे यहाँ कोर्ट टिकट जो होती है 20 रुपए की लगती है, कोर्ट स्टेप 20 रुपए की आरटीआई से सर इतने सारे भ्रष्टाचार बाहर आए कि आप बात मत पूछो। जैसे कि बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आप लोग जैसे व्यक्ति कोर्ट के अंदर आरटीआई लगा के कोर्ट का भ्रष्टाचार भी बाहर लाए हुए। बहुत अच्छा जी, बधाई इसके लिए, और आप लगे रहे, अपने अनुभव अच्छी तरह से शेयर करते रहे। जी सर, थैंक यू सो मच। अंतरा मिश्रा जी भी यहाँ पे जुड़ी हुई है, और आज महिला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम हुआ है, तो प्रीतम जी और अंतरा मिश्रा जी कुछ और आप लोग बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है।
शिवानंद जी, गौरव बोल रहा हूँ। एक प्रश्न छोटा सा और था जी। मैंने सेकंड अपील लगाई, उसमें मैंने मेंशन किया कि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के लिए अलाउ किया जाए। मुझे सेकंड अपील हियरिंग में बुलाया भी नहीं गया और डिसीजन ले लिया गया और मेरी एब्सेंस में सूचना नहीं दी गई। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप उसमें आपत्ति कर सकते हैं कि पहली बात तो आपने उसमें मांग की थी कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही सुनवाई हो, तो ठीक है। यदि ऐसी कोई उनके पास व्यवस्था नहीं होगी तो उसको डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपने जब मांग की तो उसके आधार पे उन्होंने कोई पत्राचार किया क्या? उन्होंने जानकारी आपको दी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर सकते अथवा कर सकते हैं, ऐसा कुछ था क्या? शिवानंद जी, मुझे सुन सकते हैं? आवाज आ रही, बोले भाई। अब मैं आपको सुन पा रहा हूँ, एक्चुअली मेरा कॉल आ गया था इसलिए प्रॉब्लम। हाँ, तो मैं ये कह रहा था गौरव जी, मैं ये कह रहा था कि जब आपने कहा, उनको पत्राचार किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको सुना जाए, तो क्या उन्होंने कोई जवाब दिया था आपको टाइमली क्या? नहीं सर, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मेरे पास सीधा उनका ऑर्डर आया और उस ऑर्डर में ये था कि इस तारीख को हियरिंग हुई और इस तारीख में ये आए और उन्होंने ये कहा और इसलिए जो है ये ऑर्डर दिया जाता है। दैट्स ऑल। और मेरे को जो हाँ, कुल सूचना मिला दी वो सब ठीक ठाक हो गया। इट वाज ए हश अप। कुल मिला करके जो उन्होंने आपको सूचना दी और आपने जो अपना पत्राचार करके जवाब पेश किया कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना जाए, उसको उन्होंने एंटरटेन नहीं किया, उन्होंने उसको कंसीडर नहीं किया और उसका उन्होंने आपको जवाब भी देना उचित नहीं समझा। अब इसमें आप आपत्ति कर सकते हैं, एक पत्र आप लिख सकते हैं और इसको रिव्यू का तो वैसे बहुत ही कम कॉन्सेप्ट इसमें होता है, लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि हम उपस्थित इसमें नहीं हो पाए और मुझे चांस नहीं दिया गया। यदि वो मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो फिर क्या करेंगे, मजबूरन हाई कोर्ट आपको जाना पड़ेगा, यदि बहुत महत्वपूर्ण मामला है तो। थैंक यू शिवानंद जी। जी। तो ठीक है, फिर हमें लगता है कि अब ये मीटिंग को हम लोगों को समाप्त करना चाहिए और आप सब हमारे बीच में जुड़े। हमारे माननीय सूचना आयुक्त महोदय जी भी पधारे, हमारे बीच में आए। शैलेश गांधी सर ने अपना अमूल्य समय दिया, आप सबने अपना अमूल्य समय दिया, राहुल सिंह सर ने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे देवेंद्र अग्रवाल जी और नित्यानंद मिश्रा जी भी अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा समय निकाले और वो और आप हमारे जो भी सुनीता जैन मैडम आई और प्रीतम जी आई, अंतरा मिश्रा जी आई, पंक्ति जोग जी गुजरात से, उन्होंने बहुत अपना अमूल्य समय हमें दिया शुरू में और अपने व्यस्ततम एक तरह से उनका जो शेड्यूल था उससे उन्होंने समय निकाला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अगले संडे को अपन फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।